हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जानते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। पहले मैग्नेटिक की डायरेक्शन के बारे में थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी। ये मैग्नेटिक रखा है, इसका ये नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल है। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए मैग्नेटिक कंपास होता है। जनरली मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन बता देगा, यानी इसके पास में मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल लेके आया, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल रखा, वो इधर डिफ्लेक्ट कर देगा, इधर डिफ्लेक्ट कर दिया, डायरेक्शन इधर रखा है, इधर डायरेक्शन, तो जनरली इसकी डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यानी इसके पास हम मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल ले जाएंगे, जिधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा वो उसकी डायरेक्शन बनती है। तो इस तरीके से जनरल हम पढ़ चुके होंगे पहले कि जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ टू साउथ पोल। कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ टू साउथ पोल। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड क्या पे नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड क्या डायरेक्शन हुई? साउथ टू नॉर्थ। देखिए, अब हम इसमें एक चीज और जानते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बताना चाह रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। पता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अगर मैं इस वायर के पास मैग्नेटिक कंपास लेके आ गया, मान लीजिएगा ये मैग्नेटिक कंपास रखी हुई है, मैं मार्कर से इंडिकेट करके बता देता हूं, और इस मैग्नेटिक कंपास को मैं इसके पास ले गया तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर गई। मैग्नेटिक कंपास क्या कर गई? डिफ्लेक्ट कर गई। इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लेक्ट किया है, और मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन होना ये बताता है कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग वायर में एक टेंडेंसी है जो क्या बना रही है? मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक कंपास है, इसका नॉर्थ पोल जो आप लाए हो उसको ये धक्का दे रहा है, ये अटैक कर रहा है। नॉर्थ पोल को किधर किधर धक्का दे, नॉर्थ पोल को किस डायरेक्शन में धकेल रहा है, वही डायरेक्शन इसकी होगी। तो मैं थोड़ा सा इसे मान लूं कि अगर एक नियम के द्वारा इसकी डायरेक्शन समझ लेते हैं, स्नो रूल के द्वारा। अगर मैं ये जान लूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो साउथ टू नॉर्थ चल रहा है, कैसे चल रहा है? साउथ टू नॉर्थ, और जो वायर है वो ओवर, यानी जो कंपास रखा है उससे ऊपर है, तो डिफ्लेक्शन होगा, जो कंपास में डिफ्लेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट में होगा। यानी हमने यहां से इसकी डायरेक्शन पता कर ली। अगर करंट कैसे जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ, और कहां पे रखा हुआ है? ओवर द वायर, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? वेस्ट में होगा। अच्छा, एक चीज मैं कर दूं, अब मैंने इस कंपास को इधर लेके गया, अब जो वायर है, अब वो कंपास से क्या है? ओवर नहीं है, अब वो क्या है? इससे ब्लो, अब वो क्या है? इससे ब्लो है, ब्लो है, तो अब डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा? ईस्ट। या फिर जनरली ये है वायर एक, अब मैंने इसमें करंट की डायरेक्शन ये कर दी, कौन सी कर दी? नॉर्थ टू साउथ। कंपास को मैंने कहां पे रखा है? अभी भी जो है नीचे रखा है, ब्लो रखा है, तो ओवर वायर है। अब डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा? किधर होगा बच्चों? ईस्ट, क्योंकि देखो अपने डायरेक्शन है वो करंट की, वो साउथ टू नॉर्थ के अपेक्षा नॉर्थ टू साउथ कर दी। इस तरीके से इसका जो है डायरेक्शन है वो हम पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अगला टॉपिक हम देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड, देखो बार बार मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखूंगा, ऐसे कोई रिप्रेजेंटेशन दे लेंगे आपकी बार में, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, कोई स्ट्रेट वायर है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं क्या? देखिए, ये मैंने कोई क्लिपबोर्ड या कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, इसके बीच में से मैंने जो है एक वायर लगाया, इस तरीके से इसके अंदर से छेद करके ये वायर मैंने इस तरीके से जो है लगाया, और इसे जोड़ दिया एक सेल से या बैटरी से, प्लस माइनस, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से जोड़ दिया। अब इसका सबसे पहले इसमें करंट फ्लो होने लगा, इसमें जो है करंट फ्लो होने लगा, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या हो गया? इसमें करंट फ्लो होने लगा। अब ये हम पहले पढ़ चुके थे कि जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो सबसे पहले देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका ये था कि अगर मैं इस वायर के पास आयरन नेल फैला लूं, तो आयरन नेल फैला लूंगा तो मैं इस तरीके के कोसेंट्रिक सर्किल से देखूंगा,
यानी आयरन नेल्स होंगे, आयरन का जो है जो आयरन पाउडर होगा तो वो देखूंगा वो इस तरीके कोसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे जो उसकी डायरेक्शन को डिपेंड करेंगे। दूसरा ये भी होता है एक तरीका कि जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने पेंसिल से आपने प्रैक्टिकल किया होगा देखा होगा, पेंसिल से मैंने एक पॉइंट टिक कर लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा, तो मैग्नेटिक कंपास का जो है टेल यहाँ होना चाहिए और यहाँ पे इसका जो साउथ कह सकते हैं, इस पे जो नॉर्थ होगा इसका जो एरो होगा वो टिक कर लिया मैंने। इसके बाद फिर से उठा के यहाँ पे रख दिया, वो टिक कर लिया। जिस तरीके से इसके जो है एरो का हेड होता जाएगा उस तरीके से हम इसकी जो है डायरेक्शन है वो बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से एक तरीका होता है जिसके जरिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो करंट कैरिंग वायर के ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ड्रॉ किया तो मैंने इस तरीके से जो सर्कल्स बन गए इसके, ठीक है, मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ जिससे इसे और ऐसे बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे, मैं इस पर जो है थोड़ा सा इजिली समझा पाऊंगा इसलिए मैंने इसे डार्क कर दिया है। मान लीजिएगा कि अब ये इसका डायरेक्शन रहा, ठीक है, अब कैसे रहा वो हम पता कर लेते हैं। पहले इसका मैं डायरेक्शन बता देता हूँ कैसे डायरेक्शन देखेंगे इसका, ठीक है। अब कितना होगा इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, है ना, और क्या चीज होगी। तो पहले डायरेक्शन का पता कर लेते हैं हम, इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है एक राइट हैंड थंब रूल, इसकी डायरेक्शन पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। देखो एक चीज होती है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें लिख के नहीं आता है कि हमें डायरेक्शन पता कैसे करना है, बस कंफर्म ये है कि अगर एक स्ट्रेट वायर से करंट आ रहा हो तो राइट हैंड थंब रूल से आप उसका डायरेक्शन कर सकते हो। किस तरीके से करते हैं, जैसे ये राइट हैंड है मेरा और राइट हैंड को मैंने इस तरीके से कर्ल किया, फिंगर्स को मैंने इस तरीके से कर्ल किया, थंब मेरा अपवार्ड है, तो थंब शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें थंब मेरा था वो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को, और कर्लिंग ऑफ फिंगर जिधर मेरी फिंगर कर्ल कर रही है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स या उनके फिंगर्स का रोटेशन है वो किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। वो किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, इस तरीके से मेरा राइट हैंड है जी, मैंने राइट हैंड को इस तरीके से कर्ल किया तो जो फिंगर मेरी जो कर्ल कर रही है, कर्लिंग ऑफ फिंगर इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस तरीके से इसका डायरेक्शन है। अब यहाँ पे देखते हैं वैसे, ये देखो यहाँ पे लागू करके देख, इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऊपर की तरफ जा इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को किसके सीध में रख लिया, इलेक्ट्रिक करंट के सीध में। अब मैं कर्लिंग करूंगा फिंगर, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, मेरे ये हाथ कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की देखने को मिलेगी। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं। और अच्छा एक चीज और इसमें बात रहेगी कि स्ट्रेंथ कैसे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक करंट पे। बी प्रोपोर्शनल आई, इसको बी से इंडिकेट करूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। तो आई का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये लाइन है ना और ज्यादा आस पास आएंगे जो इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के इलॉन्ग। अब एक चीज और होती है कि अगर इसमें हाउ कैन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करना हो तो क्या करना पड़े, सिंपल देखो इस क्वेश्चन में ये क्या है, मेरा थंब है, थंब किधर जा रहा है, अपवार्ड, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को, जो क्या है एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं अपने हाथ को नीचे ला दूं यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या शो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन बन जाएगी आपकी करंट की, यानी अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर इसकी पोलरिटी चेंज करते यहाँ पर प्लस कर दूं, यहाँ पर माइनस कर दूं तो करंट इधर से फ्लो होगा और ये क्लॉकवाइज की जगह पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एंड सर्कुलर लूप, ठीक है। एक सर्कुलर लूप लिया, जैसे एक कार्डबोर्ड लिया, अब सर्कुलर लूप ले लिया मैंने, सर्कुलर लूप में कार्डबोर्ड में 2 छेद किए मैंने और दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट फ्लो कराया तो एज यूजुअल पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हुआ तो हमने यहाँ पर अब वही चीज कि वायर है इसमें करंट आ रहा है, सर्कुलर लूप इसमें करंट आ रहा है, तो हम पढ़ चुके हैं कि वायर में या किसी सर्कुलर लूप में करंट आने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैंने यहाँ पे कंपास रखा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। मैं आपको सर्कुलर लूप को इधर अलग बना करके इसके बारे में पूरा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, और ये इसमें जो है
करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर लूप में। इस तरीके से मान लीजिएगा कि ये सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है। तो सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो हो रहा है, सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये तो कंफर्म है, लेकिन अब हमें पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किधर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको हम दो लॉ के द्वारा समझ सकते हैं। लॉ है हमारा, एक ले लिया हमने और किया स्क्रू लॉ। स्क्रू लॉ से इसको जानते होंगे जनरल भाषा में आमतौर पे से पेचकस कहते हैं। ठीक है, तो स्क्रू लॉ इससे समझ जाएंगे क्या इसका नियम था। देखो जैसे मान लीजिएगा कि मैं किसी स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज घुमाता हूं, मैं किसी स्क्रू को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो इसका जो मूवमेंट होता है वो इनसाइड द लूप होता है। क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो किधर होगा इसका मूवमेंट, इनसाइड द लूप। जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पे कोई पेच है और मुझे इसको टाइट करना है, तो मैं इसे कैसे घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, इनसाइड होगा। लेकिन अगर मुझे इस पेच को खोलना है तो मैं इसे कैसे घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो डायरेक्शन इसका किधर रहेगा, आउटसाइड। मैं लिख लेता हूं क्लॉकवाइज। अगर मैं स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो वो किधर मूवमेंट, उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, इनसाइड। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो उसका डायरेक्शन रहता है आउटसाइड। तो उसका डायरेक्शन रहता है आउटसाइड। अब इसी तरीके से प्लेन पे देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, कहां से देखते हैं अभी बताऊंगा, अपने फेस से। यहां पे आप देखें दो चीजें नजर आ रही होंगी। इधर कौन सा नजर आ रहा होगा कि भैया घड़ी तो ऐसे ही चलती है, ठीक है ऐसे ही चलती है, ये कौन सा, और फिर दूसरा ये। तो फेस पे डिपेंड करता है कि आप किधर से देख रहे हो। तो दोनों ये इधर इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन जनरली एक दूसरे से कैसे हैं, अपोजिट है ना। तो वो कहां से अपना फेस लॉक से समझेंगे इसे भी, तब देखेंगे। तो क्लॉकवाइज अगर जो है मैं स्क्रू को मूव करा रहा हूं तो डायरेक्शन क्या है, इनसाइड। इसका मतलब हुआ कि अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड होगी, इनसाइड द लूप होगी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है, अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है बच्चों, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड होगा। और करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड द लूप होगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं जनरली आप रिप्रेजेंटेशन से। इनसाइड के लिए हमेशा मैग्नेटिक के लिए क्रॉस यूज किया जाता है, आउटसाइड के लिए डॉट होता है, और पैरेलल के लिए एरो चलता है। आप पढ़ चुके होंगे, पैरेलल के लिए एरो होता है। देखिए तो ये देखो ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कर रहा है तो डायरेक्शन किधर होगी, इनसाइड। इनसाइड के लिए क्या मैं रिप्रेजेंटेशन किया, क्रॉस। तो यहां से अगर मैं चेक करूंगा ऐसे तो ये इधर, ठीक है, यहां से चेक करूंगा क्रॉस वाइज, तो किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहां पे भी मैं इस पॉइंट को मान लू, कहीं भी कोई भी कितने पॉइंट मान लूंगा, सब पे अगर मैं जो है डायरेक्शन चेक करूंगा तो मुझे कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, इनसाइड द लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन यहाँ पे हमें मिलेगी। ठीक है, तो अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जो है सर्कुलर लूप को अगर हम इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर करें तो उसमें क्या एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होती है। देखो अब हम इसे समझते हैं कि क्या यहाँ पे डायरेक्शन एक जैसी हुई है ना, क्योंकि मैंने भी बताया था कि ये देखो ये किधर जा रहा है, अगर देखे जनरली तो ऐसे डाउनवार्ड है, और ये कैसे अपवार्ड, तो डायरेक्शन अपोजिट हुई। तो क्या है, इसको हम समझते हैं क्लॉक फेस रूल से। क्लॉक रूल से समझते हैं हम कि क्या पोलैरिटी। देखो इसमें सिंपल बात है कि हम अपने फेस से लूप को देखेंगे, ठीक है, और अगर ये क्लॉकवाइज में है, ठीक है, जैसे जैसे बना के बताऊं आपको, जैसे दो बार मैंने बना दिए सिंपल, जल्दी देखा, ये आपको एन नजर आ रहा होगा और ये आपको नजर आ रहा होगा एस। ठीक है, ये एन नजर आ रहा है ऊपर वाला बार, ये आपको एस नजर आ रहा होगा। यानी अगर हम जिस फेस से लूप को देख रहे हैं वहां पर अगर हमें ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे नहीं चलती है, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां एंटी क्लॉकवाइज होगा वहां पर उसका कौन सी, देखो इस पर दो पोल हो गए तो पोलैरिटी डेवलप करेगा, क्या डेवलप करेगा, पोलैरिटी डेवलप करेगा। तो जहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी वहां पे होगा आपका नॉर्थ पोल। देखो ये घड़ी इस तरीके से चलती है, और जहां पर करंट की डायरेक्शन, जिस फेस से करंट की डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट होगी वो आपका रिप्रेजेंट करेगा साउथ पोल को। तो जहां पर नॉर्थ पोलैरिटी, कहां पे नॉर्थ पोल कहां पे बनेगा, जहां पे करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। साउथ पोल कहां पे बनेगा, जहां पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। इस तरीके से हम जो है इसकी डायरेक्शन को जो है पता कर सकते हैं।
देखो हमने देखा था कि अगर सर्कुलर लूप होता है, सर्कुलर लूप होता है वो डाइपोल की तरह कर रहा था, डाइपोल बना रहा था कि उसकी दो डिफरेंट डायरेक्शन थी। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक सॉफ्ट आयरन कोर हो, ठीक है, उसके ऊपर अगर कॉपर की वायरिंग कर दे तो ये बनता है हमारा सोलेनॉइड। देखो क्या होता है सोलेनॉइड के लिए कुछ कंडीशन, सोलेनॉइड उस वायर का जिसका डायमीटर होगा ना वो वेरी वेरी लेस देन कंपैरिजन ऑफ इट्स लेंथ। सोलेनॉइड में जो आप बनाएंगे उसका जो डायमीटर होगा वायर का, उस लूप का डायमीटर होगा वो उसकी लेंथ के कंपेयर में बहुत छोटा होना चाहिए। देखो ऐसे समझ में आ जाएगा, जैसे ये लूप लूप लेंथ बहुत होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो देखो इसका जो डायमीटर है वो कैसा लिया लूप का? कम। इसका डायमीटर कैसा लिया? कम। और लेंथ क्या है इसकी? ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिएगा, चलो इसको मैंने जोड़ दिया जो है एक बैटरी से, इसको मैंने जोड़ दिया एक बैटरी से, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने क्या किया ये जनरली, ठीक है, जैसे आप बनाना हो तो सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे ये भी ले सकते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर क्या कर दिया आपने? कॉपर की वायरिंग कर दी, ठीक है। इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि कॉपर की वायरिंग है उसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में बन जाता है। चाहे जो वायर आप, चाहे आपने जो स्ट्रेट वायर का पहले हमने देखा था, लूप का देखा था, ये आवश्यक नहीं है कि इनके ऊपर प्लास्टिक हो या ना हो, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहां से करंट गया, ये हमारा यहां से करंट गया, करंट गया तो इसका डायरेक्शन देखो इस तरीके से, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया, फिर से ऐसे आया ऐसे गया, इस तरीके से आप जो है कंटिन्यू कर सकते हो जो करंट का डायरेक्शन इसमें होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहां से हमें देखेंगे, अब हमें सबसे पहले इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो सोलेनॉइड में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को आपने इस तरीके से इसमें सर्कुलर लूप लगा लिए और करंट को जनरेट किया, ठीक है। अब हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, अब इसमें डायरेक्शन क्या होगी? जहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगा वहां पर डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ पोल। और जहां पे क्लॉकवाइज होगा वहां पर डायरेक्शन क्या होगी? साउथ पोल। वहां पर कौन सी पोलैरिटी डेवलप करेगा वो? साउथ पोल। कैसे पता करेंगे? आप सिंपली क्लॉक फेस ले जाओगे, ठीक है। क्या ले जाओगे? सिंपली आप जो है मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ पोल को रखो, इधर रिपल कर देगा, पता चलेगा आपको यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी है और यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी है? साउथ पोलैरिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से पता कर लेंगे इसको। देखो इसकी खासियत ये होती है कि जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो है ड्रॉ करेंगे तो वो तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऑन द साउथ टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसमें क्या होता है ना, इसके जो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो लगभग पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल क्या इंडिकेट करता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। पढ़ा होगा आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वो वीक मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, और जहां पे पैरेलल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट से हम क्या पता कर लेंगे? इसका डायरेक्शन पता कर लेंगे कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोलैरिटी है इसका और कौन सा क्या है साउथ पोलैरिटी है। तो कुछ खास बातें थी, एक तो बनने के लिए ये सॉफ्ट आयरन को ले लेंगे, उस पर ऊपर कॉपर की वायरिंग कर देंगे। सॉफ्ट आयरन को लेना क्यों आवश्यक है? आपने उसमें पढ़ा होगा एक वर्ड आता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी में, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि सॉफ्ट आयरन कोड हम क्यों ले रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है भाई? ये टेम्पररी मैग्नेटिक की कैटेगरी है। टेम्पररी मैग्नेटिक, परमानेंट मैग्नेट जानते होंगे, जिस मैग्नेटिक का मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो टेम्पररी मैग्नेट होता है, और लॉन्ग टाइम के लिए होता है वो होता है परमानेंट मैग्नेट, वो होता है परमानेंट मैग्नेट। जनरली ये देखा गया है कि परमानेंट मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड तो लॉन्ग होता है लेकिन उसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा कम होता है, और ज्यादातर हम साइंटिफिक चीजों में देखते हैं तो टेम्पररी मैग्नेटिक का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, बहुत आसान है, कोई खास चीज नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या करें, मान लीजिए कि मैंने ये एक जो है लोहे की कील ले ली, इसके ऊपर मैंने कॉपर का वायर लगा दिया, और कॉपर का वायर लगाने के बाद दोनों एंड को एक शेल से जोड़ दिया। कॉपर, मैंने लोहे की कील ले ली, इसके ऊपर कॉपर का वायर लगा दिया, कॉपर का वायर लगाने के बाद इसे किससे टच कर दिया? सेल से। अब इसके पास मैं कंपास, चाहे जो मैग्नेटिक कंपास लाऊं या इसके पास मैं लोहे की आलपिन लाऊं, तो ये अपनी ओर अटैक करने लगेगा, यानी इसमें क्या जनरेट हो गया? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। लेकिन जैसे ही मैं सेल को हटा दूंगा, ये जो चुपकी हुई इस पर आयरन नील थी वो हट जाएगी। क्यों? जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट खत्म होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी। इसमें खास सॉफ्ट आयरन कोर का क्यों यूज करते हैं? इसका एक रीजन ये भी होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर इजीली मैग्नेटाइज, इजीली डिमैग्नेटाइज हो जाता है। आप बड़ी क्लास में जानेंगे इसे, हाइस्टर्स लॉस है ना, रेडिएटिव के नाम से, तो देख लेंगे। ये सब कम होती है इसमें से, ठीक है। तो जब तक इसमें करंट रहा तब तक ये मैग्नेटिक रहा, जैसे ही करंट हट गया मैग्नेटिक फील्ड भी हटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं।
ना। तो इस पर चलते फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैं किसी कंडक्टर को जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उस पर एक फोर्स लगेगा, एक धक्का लगेगा, उस पर एक पुश लगेगा। कैसे एक्सपीरियंस होगा, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। यानी मूविंग चार्ज, ये रखें अगर हम इसे सिंपली वर्ड में कहूं, मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, बताओ पहले वीडियो मैंने बताया था मूविंग चार्ज कौन कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब किसी मूविंग चार्ज को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होगा। देखो करके देखते हैं। ये एक मैग्नेट लिया, मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल, और ये मैंने लिया मैग्नेटिक का साउथ पोल। ठीक है, फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये जो है फील्ड लेंथ का डायरेक्शन है। अब मैंने क्या किया, इसमें से कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर रखा। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें जो है ये मरकरी का ये रखा हुआ था। ठीक है, मरकरी पे इसमें यहाँ पे एक वायर लगाया गया था, तो मरकरी कंडक्टर सब जानते, तो वायर को डिस्पैच किया था वायर। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, जिसमें जो मैंने इलेक्ट्रिक करंट आई, वो इलेक्ट्रिक करंट आई इसमें फ्लो करा दिया। ठीक है, अब आई करंट इसमें फ्लो करा दिया, तो मैं फील करता हूं कि इस वायर पर एक फोर्स लग रहा है। ये वायर अपनी जगह से स्पैच हो रहा है, इस पर एक फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स है वो, क्या डायरेक्शन है उसका, ये सब हम इसमें से अभी जानेंगे। ठीक है, देखो कितना फोर्स था इसमें। अब ये फोर्स लगता है इस पर, डिपेंड किस पर करता है, ये लॉरेंज ने बताया था। ठीक है, इसलिए लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एफ प्रोपोर्शनल आई, इलेक्ट्रिक करंट जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। दूसरा एफ प्रोपोर्शनल एल, ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। तीसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड, इस पर डिपेंड करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। एक चौथा फैक्टर होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब है कि जो V और L की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन पर कितना एंगल बनना है, उनके इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर मैं इन चारों को मिला लूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है मेरा IBL साइन थीटा। प्रपोर्शनल उठाएंगे, कांस्टेंट के वैल्यू 1 होती है इसकी, तो ये हो गया मेरा IBL साइन थीटा। एफ इक्वल टू IBL साइन थीटा। ठीक है, ये होता है आपका लॉरेंज फोर्स। क्या होता है ये, लॉरेंज फोर्स से बोलते हैं। तो जो है इतना फोर्स इस वायर पर लगेगा, कितना लगेगा, IBL साइन थीटा। बी यहां पे क्या होता है, आपको पहले मैंने इंडिकेट किया था, बी यहां पे होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कितनी जोर से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। बच्चों एक चीज और देखो, इंटेंसिटी बार बार बढ़ आता है, इसका जनरली अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, कितनी जोर से, मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कितनी जोर से उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी जोर से उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटी कितना जोर से उस पर अप्लाई हो रही है, तो जो है समझने में आसानी हो जाती है। तो थोड़ा सा डिसाइड कर लो इसको, बी यहां से मैं लूंगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ अपॉन IL। ठीक है, और परपेंडिकुलर मान लूंगा तो साइन 90 की वैल्यू सब जानते हैं 1 हो जाती है। यूनिट इसका बना है, तो साइंटिस्ट के नाम पर इसका यूनिट बना था टेस्ला। बहुत यूनिट होते हैं इसका, एक यहां से बन जाता है फाइव इक्वल टू बी प्लस, किसको भी इंडिकेट करूंगा मैं अभी एक्सटेंड करूंगा तो फाइव आपका हो गया, सॉरी बी हो गया आपका 5 अपॉन ए, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसका एक यूनिट बन गया। एक यूनिट यहां से बन गया टेस्ला, तो 1 टेस्ला आपका जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1 टेस्ला इक्वल टू फोर्स करंट क्या होगा न्यूटन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर इनटू लेंथ का कितना हो गया मीटर, तो 1 टेस्ला किसके बराबर है, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इस तरीके से 1 टेस्ला इसके जो है बराबर होता है। ठीक है, अब जो एक चीज और आती है, इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, इसकी डायरेक्शन पता है, देखिएगा फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, मान लीजिएगा कि मैं, मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड की तरफ इसका पुशअप हो रहा है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे तो किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। अब हम पता करते हैं कि फोर्स लग किस डायरेक्शन में रहा है, तो इसमें एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, तो उन्होंने एक नियम दिया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो
एक बार फिर से समझ लो। डायरेक्शन, ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपको ऐसे बना के दे देगा कि डायरेक्शन बताओ, तो वह पहचान आना चाहिए। पहला हमने पढ़ा था और स्टेट वाला, और स्टेट में कोई बायर था, और स्टेट ने क्या बताया था, कोई बायर था, उसमें करंट जा रहा था, तो आपने कैसे डायरेक्शन बताई थी, स्नो रूल से। कैसे बताई थी, स्नो रूल से। इसके बाद जब आपने देखा था सर्कुलर लूप वाला, तो आपने कैसे बताई थी, स्कूल लॉ से। सर्कुलर लूप के लिए कैसे बताई थी आपने, स्कूल लॉ से। स्कूल लॉ पे काम करेगा, ठीक है। अब जैसे ये आ गया है और जो डाइपोल बन गया था, तो फेस रूल है ना, ये नॉर्थ पोलैरिटी कहां पे था, एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोलैरिटी कहां पे था, क्लॉकवाइज में। अब यहां पे फोर्स लग रहा है, तो पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब लगाओगे आप। हमें तब लगाना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब एक मैग्नेटिक रखा हो, उस मैग्नेटिक में कोई भी कंडक्टर जा रहा हो और उस कंडक्टर में करंट हो, तब हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझते हैं क्या था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये थंब, इसे बोलेंगे फोर फिंगर, इसे बोलते हैं मिडिल फिंगर, और मैंने तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा। इफ आई प्लेस्ड thumbs and nearby two fingers perpendicular each other, then thumb show the direction of force, four fingers show the direction of magnetic field, and middle finger show the direction of electric current. देखिए तो इसको हम देख लेते हैं, इसको इस शॉर्ट ट्रिक से समझ लेंगे। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। देखिए एक काम करें बच्चों, आप अपना लेफ्ट हैंड लें और इस पर नोट कर लें, फादर का एफ, मदर का एम, चाइल्ड का सी। फादर एफ, थंब क्या है, फादर एफ क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर फिंगर एम, मदर एम क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर चाइल्ड सी किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, करंट को। फादर मदर चाइल्ड। अब देखो इसी चीज को देखो, यहां पे हमने ये पता कर लिया था कि फोर्स तो है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है नॉर्थ टू साउथ, और करंट की डायरेक्शन है अप डाउन टू अप। देखो फादर मदर चाइल्ड, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इसके अकॉर्डिंग, देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये थी ना, अब कैसे जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। करंट की डायरेक्शन क्या थी, करंट डायरेक्शन क्या थी, अप टू डाउन। अब मैं इस फिंगर को करंट के अकॉर्डिंग चेंज कर देता हूं, ये कर लिया। अभी भी देखो, अब इसमें देखो कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखो करंट डाउन टू अप, ये फिंगर डाउन टू अप, तो ये फिंगर है, ये थंब है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनसाइड द प्लेन। तो इसमें फोर्स की जो डायरेक्शन हुई वो क्या हुई बच्चों, इनसाइड द प्लेन। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है इसको करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, तो आई थिंक आपका थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखिए ये एक जो है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इससे आप समझिए क्रॉस से, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन किधर है, इनवर्ट, ठीक है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन है। पहले वीडियो में पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है। नेगेटिव चार्ज किधर चल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई, कौन सी डायरेक्शन हो गई जी, करंट की डायरेक्शन हो गई। अब इसमें फोर्स पता कर ले, फिर से लाते हैं हम लेफ्ट हैंड को, मैं अपने लेफ्ट हैंड को लेके आया, फादर मदर चाइल्ड, मदर एम, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ले लिया मैंने। अब आएगा मेरे पास करंट, करंट को मैं जो है कैसे ले लूंगा, इस शेप में ले लूंगा क्योंकि करंट इधर चल रहा है, ये इनसाइड में, तो आप देख सकते हो किधर डायरेक्शन हो गई, डाउनवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये होगी इसमें, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मान लीजिएगा कि इसी मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इसमें एक प्रोटॉन को मैं मूवमेंट कर रहा हूं, ये प्रोटॉन है, ये इधर मूवमेंट कर रहा है। अब प्रोटॉन पे आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इसमें बताएंगे कि इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, ये लिया मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड, डॉटेड है, समझ जाओ डॉटेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब
इसमें मैंने 3 लोग छोड़ दिए, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इधर गया, बीटा पार्टिकल इधर गया, गामा पार्टिकल इधर गया। बतानी है आपको कि तीनों की डायरेक्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर दे, ठीक है। टॉपिक अब पढ़ते हैं डीसी मोटर। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि डीसी मोटर ही क्यों होती है, क्या एसी मोटर भी पॉसिबल है? नहीं होती है, क्यों, बताऊंगा मैं इसमें भी। सबसे पहले एक मैग्नेट भी लिया, मैग्नेट का नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, ये एक मैग्नेट लिया मैंने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच में मैंने एक आर्मेचर रखा हुआ है, ठीक है, और सॉफ्ट वही है, सेम सॉफ्ट आयरन कोर है, और सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर मैंने जो है कॉपर की वायरिंग की हुई है, ठीक है। और ये पूरा इसका जो है एक्सल होता है, जो कहते हैं, ये है। यहाँ पे एक बैटरी लगाई है जो करंट को कंडक्ट कर रही है, इस तरीके से इसका करंट गया है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले मैं इसका प्रिंसिपल बता देता हूँ आपको, सबसे पहले में जाना चाहिए इसका जो है प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी इससे पहले मैंने पढ़ा था, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो फोर्स भी इसको यहाँ पे मूवमेंट कराने के काम में आएगा। तो क्या प्रिंसिपल था, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। कुछ इसके पार्ट जान लेते क्या होता है। सबसे पहले आर्मेचर, एक पार्ट होता है इसका आर्मेचर, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये इसको शिफ्टिंग के काम करेगा, है ना। आर्मेचर के बाद जो है दूसरा पार्ट है अपना स्प्लिट रिंग, जिसे कम्यूटेटर कहते हैं, स्प्लिट रिंग जिसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। इंपोर्टेंट पार्ट है, यही है जो है हर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन को चेंज करता है, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है इसका ब्रश, ब्रशेस, और मैग्नेट होता है, जनरली हॉर्सफुल मैग्नेट यूज करते हैं, और एक बैटरी, ठीक है। मोटर क्या होती है, मोटर सीधा एक सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में, यानी करंट लेगा और मूवमेंट करेगा, करंट लेगा मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये देखिएगा इस पे, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है जो का बना हुआ, ठीक है, आर्मेचर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट कर रहा है। यहाँ पे ये दो स्प्लिट रिंग है, S1 और S2, ये B1 और B2 दो ब्रशेस है, ठीक है, और दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। पहले हम काम देख लेते हैं, ब्रशेस B1 B2 क्या करते हैं कि जैसे ही मान लीजिएगा कि ब्रशेस का मतलब इस तरीके से मान सकते हैं आप कुछ कि जैसे एक स्लिप रिंग है, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि ये मूवमेंट कर रहा है, ये लगातार क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, और अगर इस पर एक वायर हो और ये वायर मैंने इस पर अटैच कर दिया और ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो पूरा की पूरा वायर है वो इसी के साथ बन जाएगा और कोई करंट जनरेट नहीं, वो कोई भी जो है मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वायर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर मैं इसे इस तरीके से, जैसे ये मेरा हाथ है, ये है एक वायर की तरह काम कर रहा है, और जी मैंने लगा दिया इस पे जो है रिंग, स्लिप रिंग, तो अब जिसमें ऐसे घूमेगा तो देखो ये इसके टच पर भी है, यानी करंट भी इसका पास होता जाएगा, और ये इस पे जो अभी जिस तरीके से बाइंड हो गया था, लिपट गया था, वो भी नहीं होगा, इस तरीके से ये लगातार आपका मूवमेंट कराता रहेगा। इसके बाद अगर इससे बैटरी के बाद से जोड़ोगे तो भी सेम प्रोसेस होता, तो मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है दो बचे से, B1 और B2। अब इसकी वर्किंग जानते हैं, हुआ क्या, जैसे ही मैंने जो पहले ये ओपन सर्किट था, अब मैंने सर्किट को कर दिया क्लोज, करंट जनरेट होना शुरू हो गया, करंट जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड था ही पहले से, ठीक है, मैग्नेटिक का क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखो। अब फिर से लौट के आओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, क्या था, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, कहां पे रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, जी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट मान सकते हो, इस पर फोर्स किया, देखो अपोजिट फोर्स करेगा, ये किधर आया, डाउनवर्ड, इधर के ऊपर की तरफ लगाया, ठीक है। ये जैसे इस पर फोर्स एक्सपीरियंस किया, ये सॉफ्ट है वो इस तरीके से घूम गई, सॉफ्ट इस तरीके से घूम गई। अब देखो जे अपना इनका जो है कॉम्बिनेशन है वो बदल जाएगा, अभी S1 है वो किसके साथ है, B1 के साथ कनेक्टेड है, S1 है वो किसके साथ कनेक्टेड है, B1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लगा दिया, देखिएगा इसका डायरेक्शन, ठीक है, वही फादर मदर चाइल्ड, करंट ये गया, करंट का डायरेक्शन ये हो गया, और देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू
साउथ। देखो इसको इंडिकेट करूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे पास हो रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड चल रहा होगा इसमें, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चल रहा होगा। ठीक है, तो फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, करंट ये गया, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, फोर्स इधर लग गया, तो शाफ्ट आपकी इस तरीके से रोटेट हो जाएगी, आपकी जो शाफ्ट है वो रोटेट हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी तो क्या मैकेनिकल वर्क हो गया, उसमें घूम गया। अब S1 किस में गया, B1 में। ठीक है, अब नेक्स्ट आप अब देखो जी, अब काम यहाँ पे स्टार्ट होता है स्प्लिट रिंग या कॉम्यूटेटर का। स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर क्या करता है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कब, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, हर आधे रोटेशन के बाद ये करंट की डायरेक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। अब जैसे ही रोटेशन हुआ, अब S1 किसके साथ था, B1 के, S2 किसके साथ था, B2 के, आधा चक्कर हो गया, S1 किसके साथ पहुंच गया, B2 के, S2 किसके साथ पहुंच गया, B1 के, डायरेक्शन चेंज हो गई। इस तरीके से लगातार देखो, एक बार फिर से देखो, ये जैसे ये मैंने ये शाफ्ट मान लिया इसका, ठीक है, जो आर्मेचर है वो। अब देखो जैसे मैंने ऐसे घुमाया तो अभी इस पे फोर्स इधर इधर लगा, अब जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पढ़ चुके हम, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। अब इसे ऊपर की तरफ लगा दिया, पहले देखो ये, पहले कैसे फोर्स लगा था, ऊपर से नीचे धक्का मार रहा था, अब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो नीचे से ऊपर धक्का मार रहा होगा। इस तरीके से इसमें जो है फोर्स की डायरेक्शन लगेगी। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या होता है, जो जिधर डाउनवर्ड लगता है फोर्स, सिंपल बताता हूं, इधर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इसे, नॉर्थ पोल पर, कहां पर, नॉर्थ पोल पर क्या मूवमेंट रहेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, इस शाफ्ट का नॉर्थ पोल पर क्या मूवमेंट रहेगा, डाउनवर्ड। साउथ पोल पर देखो जैसे ये है, फिर इसमें क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। साउथ पोल पर इस डायरेक्शन में इसका जो मूवमेंट रहेगा वो किधर रहेगा, अपवार्ड। आई थिंक आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, इस तरीके से ये ऐसे रोटेट मोटर करने लगेगी। नॉर्थ पोल पर किधर किधर मूवमेंट करेगी, डाउनवर्ड, साउथ पोल पर अपवार्ड, इस तरीके से ये मूवमेंट करने लगेगी। अब यह एक चीज और, एक घटना और होती है यहाँ पे, यहां पर एक फोर्स, जब करंट की डायरेक्शन इसमें थी, ये वाली डायरेक्शन रही करंट की सेम अपवार्ड रही, तब एक फोर्स लगा था, और जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, कॉम्यूटेटर ने क्या किया था, करंट की डायरेक्शन को चेंज किया था, और जैसे ही कॉम्यूटेटर ने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो इसमें क्या हुआ, इधर एक जो फोर्स लग रहा था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे, क्या लगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल था, लेकिन एक तरफ क्या लगा, डाउनवर्ड, एक तरफ क्या लगा, अपवर्ड, तो डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, टॉर्क। ठीक है, तो ये भी एक एडिशनल चीज है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स में इसके टॉर्क के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल है जिससे वर्किंग है मोटर आपका चलता है। अगला हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़े होगा, कंडक्शन और इंडक्शन में अंतर, बाई टच कंडक्शन, विदाउट टच इंडक्शन। इससे पहले मैं हल्का सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कराना चाहूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, दोनों ही होते हैं। देखो क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी एरिया क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला होता है इसका फाई इक्वल्स टू बी। देखो क्या होता है, जैसे ये कोई मैंने सरफेस ले लिया, ये फील्ड लाइंस पास हो रही है, 1 2 3 4 5 6, कितनी होंगी, ठीक है, तो इससे कितनी फील्ड लाइंस पास हुई है, ये क्या कहलाएगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स। एक और मेरी यहाँ पे दूसरी सरफेस यहाँ पे नहीं होती, तो देखो इससे कितनी पास हो रही है, 5 फील्ड लाइंस पास हो रही है, इससे कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, 4 हो रही है, तो वही इसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाए, अगर किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाए, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स में कब चेंज आएगा, जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में। और देखो यहां से सिंपल समझ सकते हो, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, एरिया। इसका एरिया कम था तो फील्ड लाइंस कम थी, फ्लक्स चेंज हो गया, इसका एरिया ज्यादा था तो फील्ड लाइंस ज्यादा हुई, चेंज हो गया। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो इन चीजों से, चाहे आप बी को चेंज कर के, चाहे आप ए को चेंज कर दें, या फिर आप फील्ड लाइंस को चेंज कर दें,
ओवरऑल अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया, तो कंडक्टर के दोनों एंड्स पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ये मैं पढ़ चुके हैं पहले, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कंडक्टर के, फिर से बताता हूं, अगर हमने किसी कंडक्टर में फील्ड लाइंस चेंज कर दिया तो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ये इंसिडेंट क्या कहलाती है, फिनोमिनन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई कॉइल ले ली मैंने, ठीक है, इसका बेस पता है क्या था, एक बार थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा। पहले हमने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह में कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन गया था। क्या बन गया था, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड। अब बात ये थी कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है। फैराडे महोदय ने प्रयोग किया था, आपको बताया था। जब समझ में नहीं आया, बहुत टाइम काम किया, उठा के पूरा सिस्टम फेंक दिया। फेंक दिया तो जब जो कॉइल थी, मैग्नेट थी, वो गिरी तो क्या करेंगे, मूवमेंट करोगे, मूवमेंट किया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कर गया था, यानी करंट के प्रेजेंस को बता गया था। तो फैराडे की समझ में आ गया कि किस तरीके से हुआ है। समझते हम लोग, फैराडे समझ में क्या आया था। देखिए, ये एक मैंने कॉइल ले ली, ठीक है, सोलेनॉइड कॉइल ले ली मैंने, ठीक है, और इसको मैंने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर जो डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताएगा। और यहां पर है एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक का साउथ पोल, ठीक है। अब देखो, ये मैग्नेट यहां पर रखी हुई अपनी आराम से, बढ़िया मजे में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई आराम से, और ये भी अपना मजे में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब देखो, मैग्नेटिक जब ये रखा हुआ है और गैल्वेनोमीटर ये है, कोई फर्क नहीं आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है गैल्वेनोमीटर। लेकिन जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को, इस मैग्नेट को जब मैं इसकी तरफ लेके आया, जब मैं इस मैग्नेट को, मान लो मैं मैग्नेटिक के नॉर्थ पोल को लेके आया, पहले इसकी तरफ कौन से पोल को लेके आया, नॉर्थ पोल को लेके आया, तो क्या हुआ पता है ना, यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे साउथ क्यों होती है, अभी आपको मैं लेंजलो कराऊंगा, उसमें समझा दूंगा, इसका अपोज करेगा इस वजह से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को लेके आया मैं नॉर्थ पोल को, ठीक है, नॉर्थ पोल को लेके आया, तो क्या हुआ, इसने मूवमेंट किया तो मैंने एक डिफ्लेक्शन इधर रिप्रेजेंट किया। ये गैल्वेनोमीटर था, वो ऐसे डिफ्लेक्शन देगा। यानी जब ये जो सोलेनॉइड था और ये मैग्नेट था, कैसा था, स्टेशनरी था, तो गैल्वेनोमीटर अपनी जगह पे था। लेकिन जब मैं इसे ले आया तो इसके इधर डिफ्लेक्शन दे गया, फिर समझते हैं। अब मैं इसको जैसे स्पीड से ला रहा हूं तो डिफ्लेक्शन स्पीड से दे रहा है, स्लो ले जा रहा हूं तो स्लो, स्पीड, स्लो रहा हूं स्लो, और यहां रोक दूंगा डिफ्लेक्शन देना बंद हो जाएगा, अच्छा ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं इस मैग्नेटिक को पीछे ले गया। अब साहब मैं इस मैग्नेटिक को ले गया पीछे, दूर ले गया। अब मना करे, भैया जा मत, मेरे पास रहे, तो जा मत मेरे पास, यहाँ पे कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल को जाने से कौन रोक सकता है, साउथ पोल। क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा, है ना, डायरेक्शन उसकी रिवर्स कर देगा ना। और यहाँ पे क्योंकि मैग्नेट हमेशा पेयर के रूप में होता है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। अब लेकिन जब हुआ क्या, जब आप इस मैग्नेट को दूर ले जाने लगे तो गैल्वेनोमीटर भाई साहब ने फिर भी डिफ्लेक्शन लिया, लेकिन डायरेक्शन इस बार रिवर्स थी। गैल्वेनोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन दिया, क्यों, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसका भी एक और बेहतरीन बता दूंगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसको मैंने मूवमेंट कराया था मैग्नेटिक को, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस चेंज हुई थी। कैसे हुई थी, देखो, जैसे एक और इसका समझ सकते हो आप, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ, ये इस तरीके से गैल्वेनोमीटर था, ये था, ठीक है। ये कॉइल, ये क्या था आपका, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट था, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मान लो ये मैग्नेटिक की क्या है, फील्ड लाइंस है। जब मैं इन 5 फील्ड लाइंस को पास लाया तो 5 आए, दूर ले गया तो कम ज्यादा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती, कम ज्यादा हुई। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हुई या चेंज हुई तो क्या चेंज हो गया, फ्लक्स, और फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इस पर एक करंट, जैसे इंड्यूस्ड करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा इसमें, ठीक है, जो इसमें डिफ्लेक्शन का काम करता है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। अब ये जो इसमें जो जनरेट हुआ है, ये किस चीज पे डिपेंड किया था, क्या कंक्लूजन थे, पहला कंक्लूजन ये कि ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में तभी तक था जब तक दोनों की रिलेटिव मोशन हो रही थी। रिलेटिव मोशन का मतलब ये कि आप मैग्नेट को आराम से बिठा दो, इसको मूव करा लो, यहां पे पहिए लगा दो, इसमें आराम से, एक पहिया दो पहिया, इसको मूव करा दो, तब भी सेम बात रहेगी, तब भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो रिलेटिव मोशन चाहे तो ये मूव करे या दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव करें। इन शॉर्ट एक ही चीज है, फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, चेंज। फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, जैसे मान लीजिएगा
कि ये मेरी फिंगर है, आप इस तरीके से मान, अब जैसे ये इधर फील्ड लाइंस 5 जनरेट कर रही है, ये फील्ड लाइंस इधर 5 जनरेट कर रही है, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रही है, तो देखो यहाँ पे 5 की 5 सीधे में आ गई तो 5 हुए, ठीक है। इसके बाद दूर ले गए तो देखो कम चेंज होने चाहिए, 3 2 5 चेंज होने चाहिए, ठीक है, स्टेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है, इस पे डिपेंड किया। दूसरा, ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक की पोलैरिटी को रिवर्स कर रहा था, अब देखो रेड मार्कर से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रेड मार्कर क्या था कि जब मैं नॉर्थ पोल को ला रहा था तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ थी, जब मैं साउथ पोल को लेके आया तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। यानी अगर मैं मैग्नेटिक की डायरेक्शन को बदल दूं तो इसमें जो इंड्यूस्ड होने वाला करंट होगा उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। समझ में आ गया? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल दूं, चेंज कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो किसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी? आई की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट कितना पैदा हो रहा है, बढ़ाना किन पे डिपेंड कर रहा है? पहला डिपेंड किस पे किया गया था कि आप इसे किस स्पीड से मूव करा रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, आपने जो मैग्नेट लिया है, ये मैग्नेटिक, इसकी कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? वो एन, और ये आपका जो फील्ड एरिया था वो फील्ड एरिया ए, इन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इन पे ये जो है डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड, स्पीड ज्यादा होगी, करंट इंड्यूस होगा वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। तीसरा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है या फिर जो है एरिया, इन पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से फैराडे ने जो है एक कंक्लूजन निकाला था, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जानते क्या था? पहली बात ये कि भैया इसने बताया था कि ईएमएफ तभी तक इंड्यूस्ड होगा जब तक फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होना बंद हो जाएगा। यानी जो इंड्यूस्ड जो है ईएमएफ कॉइल में कब इंड्यूस्ड होगा, कब तक होगा? तब तक होता रहेगा जब तक उसका फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और फ्लक्स में जब तक चेंज है तब तक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा। फ्लक्स में चेंज होना बंद, इंड्यूस्ड ईएमएफ होना बंद हो जाएगा, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट था ई प्रोपोर्शनल माइनस के डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, मतलब ये कि जो देखो पहला क्या था, पहला ये ओरिजिन को बता रहे थे कि जनरेट कब तक होगा, ऐसे याद किया करो कि ये पैदा कब तक होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कब तक पैदा होगा? जब तक होगा जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा। दूसरा ये कि चलो ठीक है पैदा तो हो गया, लेकिन कितना ताकतवर है, कितनी स्ट्रेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा? तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो अपॉन में टी है ना, तो रेट आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है? मान लीजिएगा पहले 100 नंबर लाइन थी, फिर कितनी हो गई? 60, ठीक है। कितना चेंज आ गया इसमें? 40। यहाँ पे कितनी 100 थी, अब कितनी रह गई? 20। कितना हो गया इसमें चेंज? 80। तो किसका ईएमएफ अच्छा होगा? ऑब्वियसली इस वाले का। क्यों? उसमें चेंज इन फ्लक्स ज्यादा हुआ है, इसमें चेंज इन फ्लक्स क्या रहा है? कम रहा है। तो इस तरीके से जो हम पता कर सकते हैं। अब जो इंड्यूस्ड करंट हुआ है हमारा, इसकी डायरेक्शन क्या है भैया? डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो बहुत सिंपल चीज है। फैराडे ने क्या बताया था कि जब मैग्नेट और कॉइल का रिलेटिव मोशन होता है तो फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, फील्ड लाइंस चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड कब तक होगा? जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। कितना होगा? हाउ मच, कितना होगा? ये डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज। जब फिर पैदा होगा तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन भी होगा, तो इसका डायरेक्शन पता करते हैं हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। देखो बच्चों, आपको डायरेक्शन में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आपने बहुत सारी डायरेक्शन पढ़ ली। ध्यान रखना, स्नो रूल कब लागू किया था हमने? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में, जब एक करंट कैरिंग वायर था उसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इसके बाद सर्कुलर लूप के लिए हमने क्या किया था? स्कू लॉ। सर्कुलर लूप के लिए क्या लगा था? स्कू लॉ। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो कौन सा लिया था हमने? कौन सा लिया था? लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा था? लेफ्ट हैंड रूल। अब कौन सा आ गया? राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल देखो समझते से क्या था। देखो इसमें यह कि मैंने लिया अपना राइट हैंड, मैं लिया अपना राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड में अगर मैं इस तरीके से राइट हैंड को रखूं कि थंब और जो दोनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, देन थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब किसको बताएगा? मोशन ऑफ कंडक्टर को। फोर फिंगर किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड को। और मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट को। फिर से समझते हैं, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट।
ठीक है, इसका मैं शॉर्ट बना देता हूं आपके लिए, शॉर्टकट आपको आसान हो जाएगा। शॉर्टकट इसका बना दिया मैंने मम्मी। क्या बना लिया? मम्मी। म से क्या हो गया? मोशन। किसका मोशन? कंडक्टर का। ध्यान रखिए, ध्यान है आपको, इधर कॉइल था और इधर ये था, तो कॉइल मोशन कराना पड़ा। दूसरा एम से क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे क्या हो गया बच्चों? करंट नहीं, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो मम्मी, आप इसे याद करने के लिए आप लेफ्ट हैंड है एम एम सॉरी राइट हैंड ले एम एम आई लिख लें। ये एम मीन्स मोशन ऑफ द कंडक्टर, एम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन्स इलेक्ट्रिक वो सॉरी इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है डायरेक्शन को बताता है। एक और इसमें है लेंज लॉ। लेंजेज लॉ। अब देखो लेंज लॉ ने क्या बताया था? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है कुछ इस तरह से होती है, इट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूस इट। मतलब जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है, याद रखो इसे। यानी जिस वजह से पैदा हुई है उसी को अपोज करती है, उसी का मना करती है। तो लेंज लॉ ने क्या बताया था कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि जो उसी कॉज का अपोज करती है जिस कॉज से ये पैदा हुई होती है। देखो इसको कुछ एग्जांपल से थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं डायग्रामेटिकली, तो आपको अच्छा जो है समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक मैंने सोलेनॉइड ले लिया और एज यूजुअल इससे मैं लगा दिया एक गैलोमीटर। क्या लगा दिया? गैलोमीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गैलोमीटर, यहाँ पे एक मेरे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक का साउथ पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक का साउथ पोल है। अब मैं क्या हुआ कि इसके पास इसको मैं लेके आया इसको। ठीक है, ध्यान देना अब बड़ी आराम से। जब मैं इस मैग्नेटिक को इस कॉइल के पास ले जाऊंगा तो इसकी फील्ड लाइंस क्या होंगी? चेंज। फील्ड लाइंस चेंज होगी तो क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा इसमें? तो फील्ड लाइंस ऐसे करके लेके गया तो फील्ड लाइंस की क्या हुई? चेंज हुई। चेंज हुई तो क्या होगा भाई? ठीक है, देखो यहाँ पे आपका जो है कौन सा पोलरिटी डेवलप होगा, सिंपली बताता हूँ पहले। अभी लेंज क्या कर रहा है कि उसी कॉज का अपोज करेगा जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है। नॉर्थ कॉज, नॉर्थ पोल आ रहा है, उसका अपोज कौन कर सकता है? अपोज मीन्स मना करना। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोलरिटी डेवलप होगी तो ही नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ पोल से आ रहा है तो इधर से आने से रोकने के लिए कौन सी पोलरिटी प्रोड्यूस होगी? नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी पोलरिटी जनरेट हो जाएगी? नॉर्थ पोल। तो ये इसका करंट बन गया। नॉर्थ पोलरिटी आप जनरेट करोगे, आप पढ़ चुके हो टोटल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले पूरे जो है मेथड में आप पढ़े हुए, इस तरीके से जो है इसका करंट जो है डेवलप हो जाएगा। तो नॉर्थ पोलरिटी आ गई तो आपका डिफ्लेक्शन इधर, ठीक है, डिफ्लेक्शन इधर दे जाएगा। समझ में आ गया कि डिफ्लेक्शन इधर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? नॉर्थ पोल लेके आया। तो आप इस इंड्यूस्ड करंट की, यहां पे क्या कर, एक करंट इंड्यूस हो गया, इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन सी रही है? इसका अपोज करने वाली। कौन सी डायरेक्शन रही है? इसका अपोज करने वाली। अब ये नाराज हो गया भाई, तो कि ठीक है भाई साहब आप मुझे नहीं बुला रहे हो तो मैं पीछे जाता हूं। अब मैंने जो है मैग्नेटिक को पीछे ले जाया। अब इसका दिल पसीज गया कि भाई आप तो बुरा मान गए, थोड़ा रुको यार, कहां जा रहे हो? अब इसको पकड़ने लगा जी। यानी अब ये किधर जा रहा है? दूर जाता है। किधर जा रहा है? दूर, साउथ पोल पे दूर जा रहा है। अब नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकने के लिए, उसके दूर जाने का अपोज करने के लिए कौन सी पोलैरिटी होनी चाहिए? कौन अपोज कर सकता है? साउथ होनी चाहिए, क्योंकि साउथ नॉर्थ आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन, तो अभी रिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये लेंज लॉ था, होप आपको समझ आया होगा। टॉपिक हम लेते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ना जो करंट वोल्टेज को चेंज करने में काम आता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर को हम जो है पढ़ेंगे इस बार। सबसे पहले एज यूजुअल हम जानते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किसकी प्रिंसिपल बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? ठीक है, जब एक कॉइल से हम करंट को पास करें, मैंने इस कॉइल में करंट पास किया, करंट पास किया तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दो, म्यूचुअल इंडक्शन भी समझ जाओगे, ये भी समझ जाओगे। मैंने, ये प्राइमरी कॉइल है, ये वाली कॉइल कौन सी कहलाएगी? प्राइमरी कॉइल। और ये कौन सी कहलाएगी? सेकेंडरी कॉइल कहलाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे करंट पास किया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट गया, इस करंट से यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रिक करंट।
तो देखो इस करंट की वजह से इनडायरेक्टली तरीके से बिना इसके टच किए यहाँ पे करंट जनरेट हो गया, ये सिंपली कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। यानी यहाँ पे अगर मैं प्राइमरी कॉइल में चेंजेस करूंगा फ्लक्स को, तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये फिनोमिनोन कहलाता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, देखो क्या होता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहले क्या किया मैंने, जो सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया। क्या लिया? सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया। ठीक है, अब इस सॉफ्ट आयरन कोर की मैंने कर दी बाउंड्री। ठीक है, और इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे कितनी जो है आप जो नंबर ऑफ कॉइल लेते हो वो डिपेंड करता है स्टेप अप और स्टेप डाउन पे। अगर आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बना रही हैं स्टेप अप पे, तो उसमें जो है प्राइमरी कॉइल कम होंगी और सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होंगी। और अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं तो प्राइमरी कॉइल ज्यादा होंगी और सेकेंडरी कॉइल कम होंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से करता है, ये पूरा इसका सिंबलाइजेशन। जैसे हाँ, एग्जाम में अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है तो आप जनरली इस डायग्राम को बना के आ सकते हैं, बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, जनरली इतना डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, बस लेबलिंग थोड़ा सा कर दीजिएगा। तो देखो ये प्राइमरी और सेकेंडरी रहा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी रहा। हाँ, इसमें क्या होता है इसका पूरा प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लिया, सॉफ्ट आयरन को लिया। एक और चीज इसमें जा रहा है, सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर मैंने कर दी कॉपर की वायरिंग। इसमें कॉपर का जो वायर लगेगा, कॉपर की जो आपने वायरिंग की है उसके ऊपर, वो इंसुलेटेड होगा। यानी जो बिना प्लास्टिक वाला वायर नहीं लगाएंगे, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो लैमिनेटेड कॉइल है उसके ऊपर आप जो कॉपर की वायरिंग करेंगे वो कैसी वायरिंग होगी, इंसुलेटेड प्लास्टिक वाली वायरिंग होगी। क्यों होगी प्लास्टिक वाली वायरिंग? क्योंकि इससे अगर इसका रहा तो हीट इफेक्ट होगा, हीट लॉस से उसको एनर्जी को और जो है बचाने के लिए सब कॉपर वायर हम इंसुलेटेड इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या था, पूरा पूरा इसका जो है प्रिंसिपल है वो ये होता है इसका पूरा, कि देखो स्टेप अप में, स्टेप डाउन आप समझ गए, स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा, और स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज को घटाएगा। ठीक है, तो ये इसका ये एन पी ओवर एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉइल होते हैं सेकेंडरी के, तो वोल्टेज भी सेकेंडरी का, लेकिन करंट कौन सा है, प्राइमरी का। यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल बराबर होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, है ना। यानी इसका मतलब ये होगा कि आप जितना नंबर ऑफ कॉइल करेंगे करंट उतना कम बनेगा, लेकिन वोल्टेज उतना ही ज्यादा बनेगा। देखो क्या होता है इसमें, ये टोटल ये चीजें आप ये पूरा की पूरा यहाँ पे ये वाला इनपुट आपका कहलाता है, और जो आपको सेकेंडरी में मिलेगा जो भी कुछ, वो आपका पूरा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं कि नो फ्लक्स लीकेज, अगर मैं ये मान के चलूं कि इसमें से कोई फ्लक्स लीक नहीं हो रहा है, कोई फ्लक्स नंबर ऑफ लीकेज नहीं हो रही है, तो दोनों का इनपुट में मैंने कितना फ्लक्स दिया, 5 प्राइमरी दिया, आउटपुट में मुझे कितना मिलेगा, सेकेंडरी मिलेगा। ठीक है, प्लस का यानी कितना हो गया, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इंटू इलेक्ट्रिक करंट पर इंटू कोई कांस्टेंट मान लिया, इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी इंटू कैसे के कट गया, तो ये हो जाएगा एन पी इंटू आई पी इक्वल टू एन एस इंटू आई एस। यानी इसको मैं अगर बुला लूं तो ये हो जाएगा हमारा एन पी ओवर, चलो इसी के अकॉर्डिंग लिख लेता हूं मैं, इसको इधर बुला लेता हूं मैं, एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। ठीक है, इसको जो है ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोलती है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो ऐसे रिप्रेजेंट करती है, ये होता है। ठीक है, तो नो जो है इसमें लीकेज में अपना इतना आ गया। अब देखो अब इसमें होता क्या है, होता ये है कि जो है इसमें कोई एनर्जी लॉस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कंजर्व रहती है। ठीक है, तो अब इसमें ये पता करें कि वोल्टेज का क्या फर्क पड़ता होगा इसका। ठीक है, वोल्टेज कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है, तो अगर दूसरा इसका पॉइंट में मान लो कि जो है कोई पावर लॉस ना हो। ठीक है, दूसरा मार्कर लेते हैं, नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, इसमें प्राइमरी कॉइल का पावर होगा इक्वल टू द सेकेंडरी कॉइल का पावर। ठीक है, पी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी आई, तो वी इंटू प्राइमरी इंटू आई इंटू प्राइमरी इक्वल टू वी इंटू सेकेंडरी इंटू आई इंटू सेकेंडरी, इतना बन जाएगा इसका भी। ठीक है, तो इसको इधर लाके चेक कर, इसको इधर ले जाओ, तो वी एस ओवर वी पी इक्वल टू वी एस ओवर वी पी आई पी ओवर आई एस सेकेंडरी की लो ले, तो यहां से कंपेयर कर लोगे तो आप देख रहे हो आपको इस तरीके से ये मिल जाएगा। ठीक है,
इसमें एक चीज का और ध्यान देते हैं, इसमें जो आप वायर लेते हैं वो थिक वायर ही यूज, देखो इसमें दो चीज में, पहला कॉपर वायर कैसे लेंगे, इंसुलेटेड प्लास्टिक चढ़ा हुआ वायर लेंगे, दूसरा इसमें थिक वायर ही यूज करते हैं। ये पहले वीडियो में बताया था कि थिक वायर का क्या महत्व होता है, थिक वायर यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? थिक वायर होता है ना, वो बड़ा करंट बनाता है, लार्ज करंट प्रोड्यूस। थिक वायर क्या करता है, लार्ज करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्यों करता है? देखो थिक वायर में क्या होगा, थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो एच इक्वल टू क्या होता है, पढ़ चुके हैं में आई स्क्वायर आर टी, आई को चेंज कर नहीं सकते हम। ठीक है, टी टाइम होता है, तो एच किस पे डिपेंड किया, रेजिस्टेंस पे। अब आप ऐसा वायर चाहेंगे हाई करंट के लिए, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस कैसे वेराई करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेराई करती है, इनवर्सली रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट कम होगा। ठीक है, और करंट ज्यादा होगा, करंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट कम होगा। ठीक है, तो इनवर्सली वेराई करेंगे, तो आप ऐसा काम करेंगे जिससे रेजिस्टेंस क्या हो आपका, कम हो। तो थिक वायर एरिया क्या होगा, थिक वायर का ज्यादा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के, तो एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम, और रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए हम हमेशा जो है लॉस को रोकने के लिए जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें इस तरीके का वायर का जो है प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से
seem so loud. We are living in this cruel world, broken but strong,